हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भट्टिले। आज का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है अपना द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक्ट क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी हमें इसकी, और क्या कहता है ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ये वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। कहाँ, किससे? डोमेस्टिक वायलेंस से। अब ये एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, ये एक्ट कैसे आया? तो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए एक बिल पारित किया गया। जो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? श्रीमती कांति सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। और वो उस टाइम कौन थी? वो स्टेट ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की मिनिस्टर थी। उन्होंने लोकसभा के अंदर 22 अगस्त 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये एज अ कंसीडर किया गया था 24 अगस्त 2005 में। कहाँ पर? राज्यसभा में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद ये वहां से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी उसको पास कर दिया गया। तो ये बन गया एक एक्ट। बिल था, बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? श्रीमती कांति सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 22 अगस्त 2005 में किया था लोकसभा के अंदर। वो कौन थी उस टाइम? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की थी इन लोकसभा में। अब ये दोनों हाउसेस से पास्ड होने के बाद क्या बन गया? एक्ट बन गया। ठीक है, तब आया द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्लियर? इतनी बात। अब ये एक्ट कहता क्या है, ये क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? ये एक्ट इंश्योर कर रहा है वुमेन्स को राइट्स को, जो क्या कर रही हैं, जो मैट्रिमोनियल होम में रह रहे हैं। क्लियर? और इसके कुछ, इस एक्ट के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। वो क्या है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए हैं, जिसमें ये एक्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोविजंस वुमेन विक्टिम को दे रहा है कि आपके पास जो वुमेन विक्टिम है उनको सिविल रेमेडीज दी जाएगी। सिविल रेमेडीज कितने दिन के अंदर दी जाएगी? विद इन 60 डेज के अंदर दी जाएगी। ये इस एक्ट का फीचर है। और जो भी एग्रीव्ड वुमेन होगी वो फाइल केस करेगी इस एक्ट के अंदर, जिसको, किसके अगेंस्ट? जो एडल्ट मेल है, एडल्ट मेल जो प्रिपेरेटर है, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है उसके साथ में, उसके अगेंस्ट। क्लियर? ये एक्ट दे कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर रिलेटिव। इस एक्ट के अंदर और रिलेटिव्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे हस्बैंड है या मेल पार्टनर है या रेस्पोंडेंट, जो भी रेमेडीज होंगी वो केसेस की, वो सब हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस एक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। अब वो क्या है, एक्ट नंबर क्या है, इनैक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, ये बात करते हैं। एक्ट नंबर क्या है? 43 ऑफ 2005। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट नंबर है 43 ऑफ 2005। एक्ट नंबर इज 43। क्लियर? इनैक्टमेंट डेट क्या है इसकी? इनैक्टमेंट डेट है 13 सितंबर 2005, यानी कि प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट कब दी थी? 13 दिसंबर 2005 में। अब इसको एनफोर्स कब किया गया था? एनफोर्स हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006। इसको एनफोर्स करने के लिए आपको 2005 से 2006 आ गई, 26 अक्टूबर 2006। अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं और इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? तो चैप्टर है इस एक्ट के अंदर 5 एंड सेक्शन है इसके अंदर 37। इतनी बात होती है हमारी खत्म। ये हमारे एक्ट का ओवरव्यू। एक्ट नंबर क्या है, इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं और इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं। इतनी बात होती है खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इंडेक्स को। इंडेक्स क्या कहता है? हमारे 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स क्या हैं ये हम देखेंगे। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन डील करता है 2 सेक्शन को, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 हमेशा होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एंड इसमें 2 है डेफिनेशंस। अब कैसी डेफिनेशंस? डोमेस्टिक वायलेंस की है, क्या है?
तो वो डेफिनेशन जैसे कि एग्रीव्ड पर्सन, डेफिनेशंस में कौन कौन आ रहा है, एग्रीव्ड पर्सन कौन है, चाइल्ड कौन है, कस्टडी ऑर्डर क्या होता है, कंपनसेशन ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीजें सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन की गई हैं कि ये जो भी वर्ड टर्मिनोलॉजी इसमें दी गई है उनकी डेफिनेशन क्या मानी जाएगी, वो सेक्शन नंबर 2 बताता है। क्लियर? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन कौन सा है? डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन। क्लियर? पूरा डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, क्या इंक्लूड है, डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, जैसे कि फिजिकल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3। क्लियर? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्या डील कर रहा है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4 से लेके 11 तक। ये होता है हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 कहता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, कैसे ऑर्डर मिल रहा है इसमें? ऑर्डर ऑफ रिलीफ का पूरा प्रोसीजर। ऑर्डर ऑफ रिलीफ क्या होता है? जैसे कि मॉनेटरी रिलीफ मिल रही है, कंपनसेशन ऑर्डर मिल रहा है, ये सब इसमें बात की जाएगी चैप्टर नंबर 4 में। वो है सेक्शन नंबर 12 से लेके 29 तक। क्लियर? अब आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 दिया है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आते हैं? कुछ ऐसे पार्ट्स जैसे रूल्स कौन बनाएगा, क्या इसमें और अदर प्रोविजंस आने चाहिए, वो सब मिसलेनियस पार्ट में आता है, जो सेक्शन नंबर 30 से लेके 37 तक कवर किया है। ये रहा हमारा पूरा एक्ट का स्ट्रक्चर, कौन से पार्ट में क्या दिया है और कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक डील करेंगे। क्लियर? इतनी बात होती है हमारी खत्म। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेक्शंस की। सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। 3 बातें बोलता, तीनों हम यही पढ़ लेंगे। 3 बातें कहता है, 3 क्लॉज हैं उसके। पहला क्लॉज शॉर्ट टाइटल कहता है, क्या है शॉर्ट टाइटल? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्लियर? अब बात करता है एक्सटेंड्स की। अब एक्सटेंड्स क्या है? एक्सटेंड्स है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट क्या है? एनफोर्समेंट डेट 26 अक्टूबर 2006। ये बात आई, ये बात हो गई क्लियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, इसलिए हमको ये पूरी बात पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, जो है डेफिनेशन क्लॉज। अब डेफिनेशन क्लॉज, कितनी डेफिनेशंस है इसमें? इसमें टोटल डेफिनेशंस है 20 डेफिनेशंस, ए से लेके टी तक। ए से लेके टी तक की डेफिनेशंस हैं। कुछ डेफिनेशंस हमें अंदर तक पढ़नी है, किसी के हमको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए इसमें ये चीज दी है। क्लियर? अब बात करते हैं 2A। 2A किसकी बात करता है? एग्रीव्ड पर्सन की। एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या है कि एग्रीव्ड पर्सन में कौन आएगा और क्या होता है एग्रीव्ड पर्सन। तो इसकी डेफिनेशन कहते हैं एनी वुमन, कोई भी वुमन, यानी कि इसमें कौन आएगा? एग्रीव्ड कौन है? वुमेन। कोई भी वुमेन हु इज, या तो वो है या हैज बीन डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर है, किसके साथ? रेस्पोंडेंट के साथ। क्लियर? एनी वुमन हु इज और हैज बीन in a domestic relationship with the respondent. Clear? Or who alleged to have been subjected to any act of domestic violence. अब वो क्या हो रही है? किसके लिए एलेज कर रही है उसको? डोमेस्टिक वायलेंस का कोई ऐसा एक्ट किया है उस रेस्पोंडेंट द्वारा किया गया है जिसके लिए उसको एलेज कर रही है। कौन? वुमन। ये कौन है जिसके साथ हो रहा है? वो है एग्रीव्ड पर्सन। तो एग्रीव्ड पर्सन कौन है? एनी वुमन। क्लियर? अब इस डेफिनेशन को पूरी पढ़ो। एग्रीव्ड पर्सन का मतलब होता है एनी वुमन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट एंड हु अलेज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रेस्पोंडेंट। क्लियर? ये हो गया हमारा एग्रीव्ड पर्सन। इसका याद रखना, एग्रीव्ड पर्सन कहाँ दिया है?
2A के अंदर दिया है, क्वेश्चन ऐसे आता है। अब एग्रीड पर्सन होता कौन है, अब ऑप्शन दे दिया एनी वुमेन, एनी मेल या एनी चाइल्ड, तो आपको याद रखना है एनी वुमेन। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट 2B, 2B क्या होता है, 2B में क्या दिया हुआ है, 2B में दिया हुआ है चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड का मतलब वो होता है जो 18 साल से कम की उम्र का होता है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब इसमें एक बात और बढ़ा दी है कि इसमें कौन कौन से चाइल्ड इंक्लूड होंगे, इसमें एडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड है, स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड है और फॉस्टर चाइल्ड भी इंक्लूड है। क्लियर। अब 2C, 2C बात करता है कंपनसेशन ऑर्डर की। कंपनसेशन ऑर्डर क्या होता है, कंपनसेशन ऑर्डर से वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कैसा ऑर्डर दिया जा रहा है, कि उसको कोई रिलीफ दिया जा रहा है, विक्टिम को कोई कंपनसेट किया जा रहा है, कोई रिलीफ दिया जा रहा है। कैसा रिलीफ, रेस्पोंडेंट द्वारा विक्टिम को एज अ मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा, वो ऑर्डर क्या कहलाया जाएगा, कंपनसेशन ऑर्डर। अब इसकी डिटेल हम कंपनसेशन ऑर्डर की कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 22 में। तो इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना अगर आएगा भी तो ये आएगा कंपनसेशन ऑर्डर कहाँ दिया है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सेक्शन 2C में दिया हुआ है। 2C में कंपनसेशन ऑर्डर दिया, उस डेफिनेशन में दिया क्या है, मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 22। क्लियर। अब आते हैं डी। डी क्या कहते हैं, कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर क्या है, अब जो कस्टडी ऑर्डर क्या वो बात कर रहा है, कस्टडी ऑर्डर मतलब अब जब वुमेन है, वुमेन विक्टिम है, अब उसके पास एग्रीव्ड पर्सन है, बच्चे भी होंगे शादी के बाद, तो अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो उसके साथ बच्चे भी हैं, तो उस चाइल्ड की कस्टडी किसको देगा, जज। तो वो बात कहता है कस्टडी ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर दिया जाएगा उस चाइल्ड की कस्टडी के लिए, तो वो होगा कस्टडी ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 21। कहाँ पर दिया है इसका पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 21 में। क्लियर, ये हो गए हमारे डी तक। अब बात करते हैं ई। ई में आता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट की बात है तो एक ऐसा फॉर्म की तरह, वो फॉर्मेट की तरह प्रिपेयर्ड होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ये देखते हैं। ई में दिया है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब होता है कोई ऐसी रिपोर्ट जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। अब पीछे फॉर्म दिए हुए हैं कुछ, अब इस एक्ट के पीछे एक फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्मेट है उनमें, तो वो एक रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्म दिया है उसके अंतर्गत अपन क्या बनाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे ऑन अ रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट की गई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, जो एक फॉर्म है, प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है पीछे बेयर एक्ट के, उसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार होगी, उसको कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका 2F, 2F में क्या दिया है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दो पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब दो पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है। अब वो रिलेशनशिप कैसा होगा, who live or have at any point of time। अब वो साथ में रह रहे हैं या उस टाइम तक रह रहे थे, live together या रह रहे हैं कहाँ पर, शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर, एक साथ रह रहे हैं। when they are related by consanguinity। कॉन्सेंग्युइनिटी क्या होती है, अब क्या रिलेशंस बता दिए उन्होंने, वो सुनो। कॉन्सेंग्युइनिटी होती है जिनसे हमारे रिश्ते खून के होते हैं, बाय ब्लड रिलेशंस होते हैं, भाई माता पिता बहन, ये सब कॉन्सेंग्युइनिटी होती है। या मैरिज के द्वारा हुए हमारे रिलेशन फॉर्म, हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड के जितने भी रिलेटिव होते हैं, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो। या और थ्रू रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, या जो नेचर ऑफ मैरिज से बने हैं, जो हमारे शादी होने के बाद हमारे रिश्ते बन गए, तो वो आ रहा है नेचर ऑफ मैरिज। या एडॉप्शन से बने, किसी ने हमको अडॉप्ट किया था। या फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, अब फैमिली मेंबर ये पूरी जॉइंट रह रही है। क्लियर। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप समझ में आया क्या, क्या रिलेशनशिप, दो पर्सन्स के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है, या वो साथ रह रहे हैं, या have at any point of time रह रहे थे,
या लिव टुगेदर इन शेयर्ड हाउस होल्ड, एक साथ रह रहे थे। अब वो कौन से रिलेशन कब कहलाएंगे, या तो वो रिलेशन कॉन्सेंग्युइनिटी से है, या मैरिज से, या थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, या एडॉप्शन, या और फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। क्लियर इतनी बात। अब इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला तो ये कहाँ पर दिया है, तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए 2F में दिया डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन कौन आता है, उसके लिए हमको ये पार्ट्स पता होना चाहिए, बाय कॉन्सेंग्युइनिटी, बाय मैरिज, बाय नेचर ऑफ मैरिज, या अडॉप्शन, या जॉइंट फैमिली के थ्रू, फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। क्लियर, ये हो गई हमारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात। अब एक केस है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का एक केस आया था, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी.के.बी. शर्मा, जिसका 2013 का केस था। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें उन्होंने 5 क्राइटेरिया बताए थे, किसको लेके, लिव इन रिलेशनशिप को लेके। लिव इन रिलेशनशिप को लेके उन्होंने 5 क्राइटेरिया बताए थे, और ये बोला था ये क्या है, ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है। रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को उन्होंने रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में उन्होंने इंक्लूड कर दिया था क्या, लिव इन रिलेशनशिप, इसमें इंक्लूड किया था लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, 5 क्राइटेरिया बताए थे, जैसे कि वो आपस में रह सकते हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जैसे रह सकते हैं, उनकी लीगल एज है, ये सारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा 5 गाइडलाइन टाइप की दी थी। पर ये याद रखना, लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज इंदिरा शर्मा वर्सेस वी.के.बी. शर्मा केस में कहा। क्लियर। अब बात करते हैं 2G। 2G क्या कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये बात सेम सेक्शन, अभी अपन ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया, डोमेस्टिक वायलेंस दिया, जिसमें एक सेक्शन डील कर रहा है सेक्शन नंबर 3, मतलब पूरा डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन नंबर 3 पूरा डील कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन इसकी कुछ नहीं कह रही है, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा 2 में कौन से क्लॉज में डोमेस्टिक वायलेंस है, तो 2G में है। अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन सेपरेट क्या है, सेक्शन नंबर 3। क्लियर, इसके लिए हम सेक्शन नंबर 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। अब H क्या कहता है, डाउरी। डाउरी क्या है, अब डाउरी की डेफिनेशन क्या है, डाउरी की डेफिनेशन हमने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी पढ़ी थी सेक्शन नंबर 2 में, तो वही सेम मीनिंग होगा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 2 में दिया है। क्या दिया है सेक्शन नंबर 2 में, कि एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल्स या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, चाहे डायरेक्ट दी जाए चाहे इनडायरेक्टली दी जाए, अगर वो दी जा रही है तो वो क्या है, डाउरी है। क्लियर, बोथ द पार्टीज ऑफ मैरिज में अगर दी जा रही है तो वो डाउरी है। क्लियर, ये हमने सेक्शन नंबर 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में पढ़ी। अब बात करते हैं डाउरी के बाद H के बाद I क्या कहता है, मजिस्ट्रेट। I की जो डेफिनेशन है वो क्या बता रही है, मजिस्ट्रेट। 2I में मजिस्ट्रेट दिया। अब मजिस्ट्रेट क्या होगा, मजिस्ट्रेट्स में कौन कौन आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट होगा JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पावर्स को, जो CRPC में बताई गई। क्लियर, इन एनी एरिया। अब वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड, अब कहाँ हो रही है, अब एरिया बता दो, जहां एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड कर रहा है, या वेयर द रेस्पोंडेंट रिसाइड कर रहा है, या वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या वो जगह जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। क्लियर, मजिस्ट्रेट में कौन आ रहा है, JMFC आ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो CRPC में बताई हुई है। अब उनका एरिया क्या होगा, कहाँ पर केस कर सकते हैं, जहां एग्रीव्ड पर्सन रह रहा हो, या एग्रीव्ड रेस्पोंडेंट रह रहा है, या जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है। क्लियर, अब बात करते हैं जे क्या बताता है, मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है। मेडिकल फैसिलिटी कौन सी दी जाएगी, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होगी। क्लियर, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है 2J की, मेडिकल फैसिलिटी की, मेडिकल फैसिलिटी मींस एनी फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है मेडिकल पर्पस के लिए, जिस एक्ट में जो भी है उसके पर्पस से। तो हमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी कहाँ दिया हुआ है और इसको
कौन बताएगा? तो ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड है वो होगी मेडिकल फैसिलिटी। क्लियर? अब आते हैं के, मॉनेटरी रिलीफ। के में दिया मॉनेटरी रिलीफ क्या है? मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ की डेफिनेशन कहाँ दी है? के में। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब होता है एक कंपनसेशन ऑर्डर, मतलब कि आपको मॉनेटरी मतलब ऐसा कंपनसेशन दिया जा रहा है जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करा रहा है पैसे से संबंधित। मॉनेटरी लिखिए तो मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा। मीन्स इट रेफर्स टू कंपनसेशन ऑर्डर, एक मजिस्ट्रेट द्वारा कंपनसेशन ऑर्डर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो उस एग्रीव्ड पर्सन को पे करना है। पे कौन करेगा? रेस्पोंडेंट पे करेगा। क्लियर? मॉनेटरी रिलीफ एक कंपनसेशन ऑर्डर है जो मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाएगा? ऑर्डर दिया जाएगा। किसके लिए? रेस्पोंडेंट पे करेगा एग्रीव्ड पर्सन को वो कंपनसेशन। ठीक है? इट कैन बी अवॉर्डेड एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, और वो कब अवॉर्ड की जाएगी? कब दी जाएगी? एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, हियरिंग की किसी भी स्टेज पर दी जा सकती है। एंड इट कवर्स एक्सपेंसेस incurred एंड लॉसेस सफर ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। अब जितने भी खर्चे हुए उस डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में, मतलब उसको इतनी परेशानियां हुई है, उसको इमोशनल भी कुछ हुआ है, उसको मेंटली टॉर्चर हुआ, फिजिकल हार्म हुआ, इंजरी हुई है, तो वो सारे लॉसेस जो सफर किए गए उसने, वो सारे एक्सपेंसेस भी देने पड़े, वो सब कवर होंगे उसमें। ठीक है? मॉनेटरी रिलीफ में वो सब चीजें कवर होंगी। क्लियर? मॉनेटरी रिलीफ आया समझ में? मॉनेटरी रिलीफ एक कंपनसेशन ऑर्डर है जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा, और कौन देगा? रेस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन को पेड करेगा। क्लियर? और ये कब तक दिया जाएगा? ये कभी भी अवॉर्ड किया जा सकता है। इट अवॉर्डेड एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, हियरिंग की किसी भी स्टेज पे दिया जाएगा। क्लियर? अब एल, एल में दिया है नोटिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 2L में नोटिफिकेशन दिया है। क्लियर? एम प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब एज अ रूल प्रेस्क्राइब रहते हैं और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं 2N। 2N में क्या दिया? प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब बात कर दी प्रोटेक्शन ऑफिसर। 2N में प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या मतलब होगा? वो कहाँ दिया है? मीन्स ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक ऐसा ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के क्लॉज नंबर 1 में अपॉइंट किया जा रहा है, वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? इसके लिए हम डिटेल पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8 जब पढ़ेंगे तब। ओ, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर वो है जो सेक्शन नंबर 18 में दिया है, बस इतनी सी डेफिनेशन दी है। रेसिडेंस ऑर्डर क्या है? रेसिडेंस ऑर्डर वो है जो ऑर्डर ग्रांटेड है सेक्शन नंबर 19 की क्लॉज 1 में। क्लियर? क्यू, क्यू क्या कहता है? रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट कौन है? एग्रीव्ड पर्सन तो हम पढ़ के आए 2A में। अब रेस्पोंडेंट कहाँ है? रेस्पोंडेंट दिया 2Q में। क्लियर? 2Q में रेस्पोंडेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको स्टार कर लेना। 2Q में रेस्पोंडेंट। अब रेस्पोंडेंट कौन होता है? इस एग्रीव्ड पर्सन कौन थी? एनी वुमेन थी। अब रेस्पोंडेंट कौन होगा? एनी एडल्ट मेल पर्सन। अब ये किसके लिए? मेल के लिए। रेस्पोंडेंट रहेगा एनी एडल्ट मेल पर्सन जो हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन। वो किसके साथ रह रहा है? एग्रीव्ड पर्सन के साथ जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रह रहा है, कोई एनी एडल्ट मेल पर्सन वो। एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought any relief under this act, वो सब क्या देगा? वो रिलीफ देगा। क्लियर? रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई? कौन होता है? एनी मेल एडल्ट मेंबर होता है और जो अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एग्रीव्ड पर्सन के साथ रह रहा है। क्लियर? अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? ओनली अलाउड कंप्लेंट अगेंस्ट रिलेटिव। क्लियर? फीमेल के लिए ये, अगर मेन रेस्पोंडेंट वाज एन एडल्ट मेंबर है। अब ये केस है, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। इसमें ही बताया था, रिलेटिव को बताया था कि रिलेटिव में क्या इंक्लूड होगा। रिलेटिव में फीमेल के भी रिलेटिव भी इंक्लूड रहेंगे। क्लियर?
ये बात की गई थी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये भी कौन हो सकती है, ये रेस्पोंडेंट हो सकते हैं। क्लियर, ये इस केस में बताया था संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। क्लियर, अब बात करते हैं सेक्शन 2R की। 2R में दिया है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, मीन्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 के सब क्लॉज 1 में दिया है। अब सर्विस प्रोवाइडर कहाँ दिया है, सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ नाम दे दिया 2R में, अब इसकी डिटेल्स कहाँ दी है, सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 1 में। क्लियर। 2S शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड क्या होते हैं, शेयर हाउस होल्ड वो एक प्लेस है जहां एग्रीव्ड पर्सन रह रहा है, मीन्स अ प्लेस वेयर द एग्रीव्ड वुमेन लिव्स। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन तो वुमेन ही है। एग्रीव्ड वुमेन लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी स्टेज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब कहाँ रह रही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रह रही है, और वो एग्रीव्ड पर्सन एक ऐसी जगह रह रही है, उसको बोल रहे हैं शेयर हाउस होल्ड। अब उसमें इंक्लूड्स क्या, इट इंक्लूड्स ओनरशिप, टेनेंसी बाय ईदर द एग्रीव्ड पर्सन और द रेस्पोंडेंट और बोथ। क्लियर, it covers even joint family homes where the respondent is a member regardless of the woman's legal right in the property। आया समझ में, क्या है शेयर हाउस होल्ड, एक ऐसी जगह जहां पर एग्रीव्ड वुमेन रह रही है या रह रही थी डोमेस्टिक रिलेशन के साथ में। क्लियर, उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, उसकी ओनरशिप, टेनेंसी में रह रही है, जॉइंट फैमिली के साथ रह रही है, या दोनों रह रहे हैं, क्या जो भी है। क्लियर, वेयर द रेस्पोंडेंट इट अ मेंबर, जो रेस्पोंडेंट है वो, और जिसमें वुमेन के लीगल राइट्स प्रॉपर्टी में होंगे, जहां रह रही थी उसमें उसको लीगल राइट मिलेगा। क्लियर। टी शेल्टर होम क्या होता है, टी लास्ट डेफिनेशन है शेल्टर होम। शेल्टर होम्स मींस एनी शेल्टर होम मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगी वो, शेल्टर होम कौन बताएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कर दिए जाए कि ये शेल्टर होम रहेंगे, वो उस हिसाब से वो माने जाएंगे। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स विजिट आवर वेबसाइट्स and for more details join the Law Pillar Telegram channel and please register now. Okay, thank you so much.